यहां तो भगवा ध्वज होना चाहिए था। शिवाजी महाराज का भी तो वही ध्वज था। साथियों, क्यों न चुपचाप किले तक एक सुरंग खोदी जाए और वहां से यूनियन जैक हटाकर अपना भगवा ध्वज फहराया जाए। नन्हे बालक के नेतृत्व में सुरंग खोदी जाने लगी। तभी उनके अध्यापक ने उन्हें देख लिया और कड़ाई से पूछा, ये क्या हो रहा है? बच्चे ने अपने मन में चल रही योजना अध्यापक को कह सुनाई। बाल केशव के क्रांतिकारी विचार सुनकर अध्यापक अवाक रह गए। राष्ट्र भावना से ओतप्रोत 8 वर्ष का यह बालक साधारण नहीं था। इसी बालक ने आगे चलकर एक ऐसा पौधा सींचा जिसकी शाखाएं आज पूरे भारतवर्ष में सांस्कृतिक मूल्यों का संचार कर रही हैं। इस ओजस्वी बालक का नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। इनका जन्म महाराष्ट्र के नागपुर नगर में हुआ था, जबकि इनका परिवार तेलंगाना का निवासी था। प्रखर बालक केशव का जन्म अत्यंत पावन दिन हुआ। वह दिन था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 1946। पंचांग के अनुसार इस दिन से नववर्ष का शुभारंभ होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है। ओजवान बालक केशव भी असाधारण थे। वे बचपन में खेल भी ध्वज जीतकर लाने का खेलते। उनके बाल मन में आक्रमणकारियों के विरुद्ध खौलती ज्वाला स्पष्ट दिखाई देती। बालक केशव के मस्तिष्क में शिवाजी की वीरता, संकल्प शक्ति एवं राष्ट्रीय भाव का अटूट प्रभाव रहा। बात वर्ष 1907 की है, जब वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष बन चुका था। बंगाल विभाजन के बाद प्रत्येक भारतीय एक ही दिन में राष्ट्रभक्ति की दीक्षा ले चुका था। भारत मां के प्रत्येक तरुण की भावनाओं में उबाल था। विद्यार्थियों की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन केशव के मन में विरोध की ज्वाला धधकती रही। इसी समय उनके विद्यालय में निरीक्षण करने एक अंग्रेज अधिकारी पहुंचा। प्रत्येक कक्षा में जाएगा। तुम सभी जानते हो ना कि हमने क्या करना है? हाँ, जानते हैं। बस तो फिर ठीक है। निरीक्षक के कक्षा में कदम रखते ही हमें अपना काम करना है, ठीक है ना? हाँ, ऐसा ही होगा। बहुत बढ़िया। तो फिर आओ कक्षा में चलते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मिस्टर शुक्ला, निर्भीक केशव की इस योजना से अंग्रेज अधिकारी तिल मिला गया और छात्रों से माफी मांगने को कहा गया, परंतु केशव ने माफी मांगने से मना कर दिया। उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। यहीं से शुरू हुआ केशव का राजनीतिक जीवन। उनके शिक्षक डॉक्टर मुंजे ने विद्यार्थी समाज संगठन की स्थापना की और केशव को छात्रों को संगठित करने का उत्तरदायित्व मिला। इसी समय उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करने के लिए भी काम किया। विजयादशमी के अवसर पर केशव अपने चाचा के पास रामपायली चले गए। केशव ने रावण दहन से पूर्व अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने रावण रूपी अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों को जागृत किया। ऊंची आवाज में वंदे मातरम गीत गाया। उनके इस भाषण का असर ये हुआ कि अंग्रेज अधिकारी उनके चाचा को सताने लगे और चाचा को अपनी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। यवतमाल से मैट्रिक पास करने के बाद केशव को मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोलकाता भेज दिया गया। तेजस्वी स्वभाव, निर्भीक और देश भावना से ओतप्रोत हृदय वाले केशव से वहां के क्रांतिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अनुशीलन समिति की केंद्रीय सभा का सदस्य चुन लिया गया। गुप्त नाम मिला कोकेन। अनुशीलन समिति महान क्रांतिवीरों का संगठन था। ऐसे क्रांतिवीर जिन्होंने देश हित में अपने घर परिवार का परित्याग कर दिया था। समिति उन्हें आंदोलन से संबंधित जो भी काम सौंपती, वे उसे पूरी तन्मयता के साथ पूरा करते। डॉक्टर हेडगेवार ने खुलकर सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। मेडिकल की पढ़ाई पूरी होने के बाद वे नागपुर लौट आए। उन्हें बैंकॉक से आकर्षक नौकरी का प्रस्ताव मिला।
लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बलवान शरीर, बड़ी बड़ी मूछें, साधारण कपड़े और विपरीत परिस्थिति का धीरता से सामना करने की क्षमता। धीर गंभीर डॉक्टर हेडगेवार जिस किसी से भी बात करते वो उनका हो जाता। इसी का लाभ उठाते हुए उन्होंने मित्र भाऊजी कर्वे के साथ मिलकर नागपुर में एक क्रांतिकारी दल बनाया और बंगाल पंजाब के गुप्त क्रांतिकारियों के नेटवर्क से जुड़ गए। इस संगठित दल ने कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। डॉक्टर केशव ने मुखर होकर अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया। डॉक्टर हेडगेवार ने अमृतसर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1919 में ही वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए और हिंदी साप्ताहिक पत्र संकल्प में सक्रिय रूप से काम करने लगे। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में गौरक्षा की बात रखी गई तो गांधी जी और उनके सहयोगियों ने हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण देते हुए न केवल गौरक्षा की बात टाल दी, अपितु कांग्रेस की बैठक भी स्थगित कर दी। एक वर्ग विशेष के प्रति तुष्टीकरण की इस नीति का डॉक्टर हेडगेवार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। खिलाफत आंदोलन ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को और भी स्पष्ट कर दिया। 1921 में अंग्रेजी सत्ता की तीखी आलोचना करने के कारण उन्हें 1 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। जेल से लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया। उन्होंने अनुभव किया कि कांग्रेस राष्ट्र की पूर्ण स्वाधीनता के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं है और उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया। हिंदू हितों की रक्षा की दृष्टि से उन्होंने एक ऐसा पौधा सींचने का स्वप्न देखा जो वर्षों तक हिंदू समाज को संगठित करने की क्षमता रख सके। 1925 को विजयादशमी के दिन नागपुर के मोहितेवाड़ा में इसका बीजारोपण किया गया। 1926 में इस पौधे को नाम मिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उन्नीस 1930 में उन्होंने जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया और 9 महीने के लिए जेल चले गए। संघ को मजबूती देने के लिए वे अथक परिश्रम करते रहे। उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला गया। 20 जून 1940 को क्रांतिकारी और उनके मित्र सुभाष चंद्र बोस उनसे मिलने नागपुर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक न होने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। दूसरे दिन सुबह लगभग 9:30 बजे डॉक्टर साहब ने अंतिम सांस ली। वह दिन था ज्येष्ठ बदी द्वितीया विक्रमी संवत 1997। उनके निधन के समाचार से पूरे प्रांत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन के बाद समाचार पत्रों ने लिखा, विनम्रता जो नेताओं में दुर्लभ होती है उनमें कूट कूट कर भरी थी। युग दृष्टा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन का एक एक आयाम हमें शिक्षा देता है। उनके विचार आज भी सच्चे पथ प्रदर्शक के रूप में मौजूद हैं।